हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 12वां लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि राहुल मीटिंग में अंजलि से नहीं मिल पाता और वहां से होटल में चला आता है। तो क्या उसे अंजलि मिल पाएगी या नहीं, तो अब आगे। प्रिंस राहुल से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्रिंस राहुल को एक इनविटेशन मैसेज भेजता है कि वह आए हमारे घर पर खाना खाने। राहुल उस मैसेज को पढ़ता है, रिप्लाई करता है कि अगर आप बुला रहे हैं तो वह ज़रूर आएगा। प्रिंस यह सब अपने मकसद के लिए कर रहा है ताकि जान सके कि राहुल में ऐसी क्या क्वालिटी है जो वह अपने ऑफिस को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा रहा है। प्रिंस हर काम अपने फ़ायदे के लिए ही करता है। प्रिंस सुहानी को कहता है कि सुहानी, मेरा एक दोस्त आ रहा है आज डिनर पर खाना खाने और तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो तुम उनके लिए बहुत ही लजीज खाना बनाओ। ध्यान रखना कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतना तो तुम कर ही सकती हो ना मेरे लिए। सुहानी कहती है, जी मैं बना दूंगी। सुहानी, आप भी अच्छे से तैयार हो जाना। बुआ प्रिंस से पूछती हैं कि कौन सा दोस्त आ रहा है तुम्हारा। प्रिंस, ऐसा कोई ख़ास दोस्त नहीं है, वह बस एक बिजनेसमैन है। मुझे उसके साथ कुछ बातें करनी हैं। आपको तो पता है ना, मैं कुछ भी काम बिना फ़ायदे के नहीं करता। ये दोस्ती बिना फ़ायदे की नहीं है। बस आप लोग खाने की तैयारी कीजिए, शाम को वह आएंगे और ध्यान रखना बुआ, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले भी मैं उसके सामने शर्मिंदा हो चुका हूँ और अब नहीं होना चाहता। शाम होती है, राहुल प्रिंस से मिलने के लिए निकल जाता है होटल से, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वहाँ उस रोड पर कुछ गड़बड़ हो गई और राहुल को गाड़ी में बैठे बैठे बहुत टाइम लगता है। प्रिंस और बाकी घर वाले राहुल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल प्रिंस को कॉल करके कहता है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी मिस्टर सिंह। और फिर राहुल वापस होटल की तरफ चला जाता है। इस पर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि यह राहुल अपने आप को समझता क्या है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कितना बड़ा बिजनेसमैन उसके सामने से इनवाइट कर रहा है, फिर भी वह क्यों अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। मुझसे ज़्यादा एटीट्यूड उसमें नहीं होगा। शायद उसे अभी मेरे बारे में पता बहुत कम है, शायद अच्छी बातें पता हैं लेकिन बुरी बातें नहीं पता। सुहानी कहती है, प्रिंस क्या हुआ, आपके दोस्त नहीं आ रहे? नहीं, वह ट्रैफिक में फंस गया, वह अब नहीं आएंगे, आप लोग खाना खा लीजिए। बुआ कहती है कि सुहानी, कल शिवरात्रि है और तू मेरे साथ मंदिर चलोगी कल? सुहानी कहती है, बुआ जी मैं कल व्रत रखूंगी। ठीक है, तो अभी खाना खाकर सो जाओ, कल सुबह हम लोग मंदिर जाएंगे और शिव की पूजा करेंगे। अगले दिन सुबह होती है और सुहानी मंदिर जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि आज उसका शिवरात्रि का व्रत है। दूसरी तरफ राहुल ने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा है क्योंकि राहुल और अंजलि दोनों एक साथ यह व्रत रखते थे और साथ में पूजा करते थे। उसी की याद में राहुल ने भी आज व्रत रखा है। राहुल होटल के स्टाफ से पूछता है कि यहाँ पर शिव मंदिर कहाँ है। स्टाफ बताता है कि मंदिर तो हमारे होटल में भी है, लेकिन सबसे बड़ा शिव मंदिर जहाँ पर आदि के भोलेनाथ हैं। राहुल जाता है और भोलेनाथ से कहता है कि मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मेरी अंजलि जहाँ भी है उसे मेरे पास वापस भेज दो। पूजा हम दोनों साथ में करते थे, लेकिन अंजलि के बिना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सुहानी भी भोलेनाथ से कहती है कि पता नहीं भोलेनाथ, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी रियल लाइफ क्या है। ये लोग मेरे परिवार हैं लेकिन मुझे इनके साथ कुछ भी अपनापन नहीं लगता। आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे मेरे अपने से मिलवा दो, कोई तो होगा मेरा जिसे देखकर मुझे खुशी मिले। सुहानी मंदिर की परिक्रमा करती है। राहुल परिक्रमा करते समय राहुल को अंजलि का चेहरा दिखाई देता है। राहुल उसे देखकर एकदम शौक हो जाता है। वह कहता है, अंजलि। राहुल बहुत खुश होता है
और उसे आवाज़ लगाता है, अंजलि अंजलि, लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है। ऐसे ही राहुल अंजलि के पास जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और बुआ सुहानी से कहती हैं कि सुहानी चलो अब यहाँ से, वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी है। बुआ और सुहानी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। राहुल कहता है कि यह मेरा वहम नहीं है। पुजारी कहता है बहुत ही अच्छे से पूजा होगी, वह थोड़ी ही दूर यहाँ से, और आप यहाँ पूजा करना चाहते हो तो यहाँ कर लो, नहीं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। राहुल कहता है नहीं, मैं बड़े मंदिर ही जाऊँगा। उधर सुहानी और बुआ भी उसी मंदिर में जाते हैं। बुआ सुहानी से कहती है कि यह बहुत बड़ा शिव मंदिर है, यहाँ पर आज बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो रही है, इसलिए मैं तुझे इस मंदिर में लेकर आई हूँ। जो आज भोलेनाथ से मांगना है मांग लेना। सुहानी और राहुल दोनों एक ही मंदिर में जा रहे हैं। सुहानी और बुआ मंदिर में पहले पहुँचते हैं। दोनों पंडित जी के साथ पूजा करते हैं। तभी पीछे से राहुल भी उसी मंदिर में पहुँच जाता है और राहुल बिल्कुल अंजलि के पीछे खड़ा है। राहुल को कुछ अच्छा सा एहसास होता है, सुहानी को भी कुछ अच्छा एहसास होता है। सुहानी अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई अपना मेरा खड़ा है। राहुल भी सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि अंजलि मेरे साथ खड़ी है, मेरे साथ पूजा कर रही है। राहुल भोलेनाथ से कहता है कि मैंने आज अपनी अंजलि को देखा, बिल्कुल वही चेहरा, बिल्कुल वही स्माइल, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरी अंजलि यहीं कहीं है, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं इतनी भीड़ में। राहुल कहता है थैंक यू भोलेनाथ, ये आपने मुझे एक संकेत दिया है। राहुल अंजलि को इधर उधर काफ़ी टाइम तक ढूंढता रहता है, लेकिन जब तक अंजलि चली जाती है। लेकिन राहुल इस बात से भी बहुत खुश है कि उसने आज अंजलि को देखा। राहुल कहता है तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा अंजलि, और जब तक मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगा। राहुल बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वह होटल में चला जाता है। वहाँ पर राहुल सोचता है कि मैं यह बात आरोही को बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन राहुल सोचता है नहीं, अभी तक मैंने अंजलि को पूरी तरह से नहीं देखा। जब मैं अंजलि से मिल लूँगा तो मैं सबको बता दूंगा। वैसे तो मैं कल ही यहाँ से जाने वाला था, लेकिन अब मैं अंजलि को अपने साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं उसे इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढूं? राहुल के पास अंजलि की फ़ोटो होती है। सोचता है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर मैं अंजलि की फ़ोटो दिखाकर लोगों से पूछ सकता हूँ, क्या पता उन्होंने इसे देखा हो। मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तभी थोड़ी देर बाद आरोही का फ़ोन आता है। आरोही राहुल से कहती है कि तुमने वहाँ जाने के बाद एक बार भी फ़ोन करके हाल चाल नहीं पूछी, इतने बिजी हो गए हो तुम। राहुल कहता है ऐसी कोई बात नहीं, चलो बताओ सब कैसे हैं और सब ठीक ही होंगे ना? तुम उनका इतना ख्याल जो रखते हो। आरोही थैंक यू सो मच हम सब का इतना ध्यान रखने के लिए। आरोही कहती है तुमने कर दी ना फिर से वही छोटी बात, यह मेरा परिवार है। राहुल तुम मुझे बार बार ऐसा पराया जैसा फील क्यों करवाते हो यह शब्द बोलकर? अच्छा सॉरी बाबा, गुस्सा मत हो। अच्छा राहुल ये बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? तुम्हारी मीटिंग तो सिर्फ 2 दिन की थी ना? राहुल कहता है नहीं, मुझे अभी यहाँ पर कुछ और काम है, मैं कुछ दिन और रुक लूँगा यहाँ पर। लेकिन राहुल तुमने तो बताया था कि तुम्हारी 2 दिन की मीटिंग है, तुम आ जाओगे तुरंत। हाँ लेकिन यहाँ पर आकर प्लान थोड़ा चेंज हो गया और यह भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसे ख़त्म करके ही वहाँ आऊँगा। अगर अधूरा छोड़कर आऊँगा तो नुकसान होगा। फिर भी बताओ कितने दिन लगेंगे तुम्हें? राहुल मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मीटिंग पोस्टपोन भी होती रहती है। तुम्हें करेक्ट तो नहीं बता सकता मैं कब आऊँगा, लेकिन जल्दी आऊँगा। तुम अपना और सब का ध्यान रखना। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना राहुल? ठीक है आरोही, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। आरोही सोचती है कि राहुल को क्या हो गया है, वह इतने दिन रुकने की जिद क्यों कर रहा है। मैंने पूछा क्या बात है तो उसने फ़ोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं? मुझे तो यहाँ बांध कर चला गया है। सबके घर वालों के बीच में कोई बात नहीं, कुछ दिन और सही, लेकिन मैं फ़ोन कर कर के पता लगाती रहूँगी। राहुल का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी अंजलि को ढूंढना। बुआ और सुहानी घर आते हैं। बुआ सुहानी से कहती है कि कितना अच्छा लगा ना आज मंदिर जाकर? सुहानी कहती है हाँ बुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं रोज़ मंदिर जा सकती हूँ? मैं जानती हूँ घर में मंदिर
भी है, लेकिन मुझे बाहर मंदिर में जाना अच्छा लगता है। बुआ कहती है, देखो सुहानी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें प्रिंस से परमिशन लेनी होगी। तुम्हें पता है ना, अगर तुम रोज बाहर जाओगी तो पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। किंतु फिर भी एक बार प्रिंस से पूछ लेना, मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं। सुहानी प्रिंस से कहती है कि प्रिंस जी, मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ। प्रिंस कहता है, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो। मैं रोज मंदिर जा सकती हूँ पूजा करने, बुआ को साथ लेकर जाया करूँगी, अकेले नहीं जाऊँगी। आज मंदिर गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंस प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेकिन पूजा तो तुम घर पर भी कर सकती हो। जी घर पर भी करती हूँ, तो कभी कभी चली जाया करूँ। राहुल उसी मंदिर के पास जाता है दोबारा और वहाँ पर लोगों से अंजलि की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि आपने इसे देखा है कहीं, लेकिन सभी मना करते हैं। राहुल कई घंटों तक अंजलि को ढूंढता है, अपने आसपास की जगहों पर अंजलि को ढूंढता रहता है। तभी प्रिंस की गाड़ी उधर से जा रही होती है। प्रिंस राहुल को खड़े देखता है, वह अपनी गाड़ी रोकता है, राहुल से कहता है कि मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस दिन के बाद आप तो मिले ही नहीं, हमें ना ही घर पर आए। राहुल अंजलि की फ़ोटो अपनी पॉकेट में रख लेता है। प्रिंस कहता है, कोई काम था, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा काम था। काम तो हमें छोटा मोटा नहीं लगता मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि जिस तरह आपकी हालत हो रखी है उस तरह तो काम बड़ा लग रहा है। तो हमें बताइए, हम आपकी मदद कर देंगे। हम तो मुंबई पर राज करते हैं। आपकी हालत तो देखिए, पूरे पसीने में नहाए हो, बाल बिखरे हुए। यह सब आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता मिस्टर सिंघानिया। आइए हमारे साथ बैठें हमारी एसी वाली गाड़ी में, थोड़ा आराम कीजिए और हमें बताइए क्या परेशानी है आपको सिंघानिया जी। राहुल कहता है, नहीं नहीं मिस्टर सिंह, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़ी आए थे, आप हमारे मेहमान हो, आप मुंबई आए हुए हो। राहुल अपने मन में सोचता है कि अभी मैं उनको कुछ नहीं बता सकता, यह क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वैसे भी यह बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं। राहुल कहता है, नहीं, मुझे पास में वहाँ पर काम है, आप जाइए, आप क्यों परेशान हो रहे हो। प्रिंस कहता है, ठीक है तो फिर मिलते हैं। प्रिंस सोचता है कि मिस्टर सिंघानिया अभी तक मुंबई में हैं, मीटिंग वगैरह तो सब खत्म हो गई है, जितने भी बिजनेसमैन बाहर से आए थे वह सब चले गए हैं। शायद कुछ काम होगा उनको, शायद कुछ और बात है। राहुल सोचता है कि शायद मुझे फिर से उसी मंदिर के पास जाना चाहिए, क्या पता वह फिर से वहां आए। अभी तो शाम हो गई है, कल सुबह मैं फिर से मंदिर के पास जाऊंगा। राहुल वापस होटल में आ जाता है। राहुल बहुत परेशान है कि वह आज अंजलि को नहीं ढूंढ पाया। राहुल सोचता है कि अंजलि इतनी दूर आई कैसे, और अगर वह ठीक थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई, मुंबई क्यों रहती है, वह हमारे पास क्यों नहीं आई, उसने मुझे बात क्यों नहीं की, उसने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उसे हम सब की याद नहीं आई। जो भी सवाल के जवाब वह तो अंजलि ही बता सकती है। पता नहीं क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है मैं पता कर कर रहूँगा कि आखिर अंजलि ने ऐसा क्यों किया। क्या मुझे मिस्टर सिंह को सब बताना चाहिए, शायद वह मेरी मदद कर सकें, लेकिन मुझे वह भरोसे वाले नहीं लगते। उनमें इतना घमंड है, उन्हें सिर्फ कंपटीशन दिखता है और पैसे दिखते हैं। उधर दूसरी तरफ सुहानी और सभी बाकी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी प्रिंस के फ़ोन पर कॉल आता है। प्रिंस फ़ोन उठाता है तो उधर से प्रिंस की दादी कॉल करती है। प्रिंस दादी को प्रणाम बोलता है। प्रिंस कहता है कि दादी, आपकी पूजा पूरी हो गई। दादी कहती है, मेरी पूजा पूरी हो गई, मैं कल आ रही हूँ मुंबई, वापस तुम मुझे लेने आ जाना। प्रिंस कहता है, जी दादी, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, लेकिन कब आ रही हो। मैं सुबह 6 बजे की ट्रेन से आ रही हूँ, 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। ठीक है दादी, आप अपना ध्यान रखना और ध्यान से आना। बुआ कहती है, माँ आ रही है क्या। हाँ बुआ, दादी कल सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगी और हमें उन्हें लेने जाना है, और ख़ास करके उन्होंने मुझे और सुहानी को आने को बोला है। आलिया कहती है, ओ नो, दादी आ रही हैं, अब उनके रोज़ लेक्चर सुनने पड़ेंगे सुबह से शाम तक। यह मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसा मत खाओ, इतनी जल्दी क्यों आ रही हैं। वह और रुक जाती अपने आश्रम। बुआ कहती हैं, ऐसा नहीं बोलते, यह उनका घर है, वो जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। प्रिंस कहता है, ऐसे नहीं बोलते आलिया, ठीक है,
तो जब तक दादी यहाँ रहेंगी मैं अपने फ्रेंड के घर चली जाऊँगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। और वह बड़ी हैं, हम सब भी तो उनकी बात सुनते हैं ना, तुम्हें सुनने में क्या परेशानी है। सुहानी, तुम दादी के रूम को सजा देना, उसको पसंद है उस तरह से तैयार कर दो, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज़ मुझे सुबह जल्दी उठा देना और हम दोनों को उन्हें लेने जाना है। अगली सुबह प्रिंस और सुहानी दादी को स्टेशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। स्टेशन पर उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद दादी की ट्रेन आ जाती है। दादी ट्रेन से उतरती है, लेकिन प्रिंस को वह नहीं दिखाई देती और सुहानी उनको देख लेती है। सुहानी प्रिंस से कहती है, वह देखो उधर दादी खड़ी हैं। दोनों दादी के पास जाते हैं, दोनों दादी के पैर छूते हैं। दादी ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई है, गले में माला है, हाथ में जाप माला, आंखों पर चश्मा और प्यारी सी स्माइल। दादी सुहानी और प्रिंस से कहती है, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, तुम दोनों कब कहाँ थे। बैठे बैठे मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहू रानी इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है। बेटा कुछ नहीं दादी, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वह ऐसी हो गई है। दादी चलो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं तेरे खान पान का पूरा ध्यान रखूँगी। ऐसे दुबले पतले अच्छे नहीं लगते, बड़े खानदान के बच्चे। प्रिंस कहता है, दादी अब चलो, सारी बातें यहीं करोगी। हाँ चलो। प्रिंस, सुहानी और दादी तीनों घर आ जाते हैं। दादी सभी से मिलती है और उसके बाद वह कहती है कि बहू रानी, मेरे लिए ना गर्म पानी चाहिए, मैं नहाना चाहती हूँ। सुहानी कहती है, जी दादी, मैं आपके लिए गर्म पानी रखती हूँ, आप चलिए। दादी प्रिंस से कहती है कि लड़की तो तूने बहुत ही प्यारी और घरेलू ढूंढी है। आजकल की लड़कियों में इतनी अकल कहाँ होती है घर चलाने की, लेकिन मुझे एक अफसोस रहेगा कि तूने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया और मंदिर में ही शादी कर ली। इतने बड़े खानदान का बेटा तेरी शादी धूमधाम से कराते। दादी को भी नहीं पता कि सुहानी और प्रिंस अभी तक शादी नहीं हुई है और सुहानी कैसे प्रिंस को मिली। दादी समाज सेवा करती है और उनका खुद का आश्रम है और वह आश्रम में रहती हैं और बहुत ही कम प्रिंस के घर आती हैं। प्रिंस ने दादी को बताया है कि सुहानी और मैंने जल्दबाजी में शादी की थी मंदिर में, और मैं इस अफसोस को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, इसलिए मैं आई हूँ। मैं तुम दोनों की शादी फिर से देखना चाहती हूँ। अपनी आंखों के सामने मेरा इकलौता पोता है और मैं तेरी शादी देख कर ही जाऊंगी। भले ही इसके बाद क्यों ना मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगी। प्रिंस कहता है, कैसे दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। हाँ तो बस मैं इसलिए आई हूँ। प्रिंस और बाकी घर वाले भी इसी बात से खुश होते हैं। प्रिंस सोचता है, चलो इसी बहाने से ही मेरी और सुहानी की शादी तो हो ही जाएगी, हम दोनों फिर पति पत्नी हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ सुहानी से मैंने झूठ ही बोला है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्रिंस सुहानी से कहता है कि तुम्हें पता है दादी यहाँ क्यों आई हैं, हम दोनों की शादी कराना चाहती हैं फिर से। सुहानी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। अरे हाँ, तुम्हें याद नहीं है ना सुहानी, पीछे का कुछ भी, तो हम दोनों की शादी जल्दबाजी में हुई थी। मैंने तुमसे मंदिर में शादी की थी, उस टाइम पर घर का कोई भी सदस्य वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए हमें दादी की खुशी के लिए और सभी घर वालों की खुशी के लिए फिर से शादी करनी होगी और तुम्हें भी फ़ायदा होगा। इससे तुम एक बार फिर से अपनी शादी देख पाओगी। मैं भी तैयार नहीं हूँ बात के लिए, लेकिन दादी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या सुहानी दूसरी शादी के लिए हाँ करेगी या फिर मना कर देगी। तो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।